Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathod, author of chempandit.com. Students, अगर आपको वीडियो कंटेंट एंड वीडियो लेसन्स पसंद आ रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम इनडिविजिबल है, ये हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद ये जरूरी हो गया कि एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाए। तो इसके लिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। एटॉमिक मॉडल्स में एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट एक्सप्लेन किया गया। इन थ्योरीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ऑलरेडी नो दैट मैटर इज कॉम्पोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा है कि मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बनता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि एटम इनडिविजिबल है ना। हमने पढ़ा है कि एटम स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट बेसिक यूनिट है ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी एलिमेंट। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये इनडिविजिबल है, यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्ट ने चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस शो करी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। इसकी वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये एस्पेक्ट जो है वो फेल हो गया। जैसा कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन ऐसा पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए ये जरूरत महसूस हुई, it became necessary to find out the structure of an atom। और इसीलिए कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए गए और इन एटॉमिक मॉडल से एटम का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले कि हम एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस करें, ये बताएं कि एटम का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है और कैसे प्रपोज किया गया। इसके पहले हमें कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटम, हमेशा ध्यान रखिए एटम का शेप क्या है। एटम का शेप है स्फीयरिकल। एटम स्फीयरिकल होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, एटम कैसा होता है? एटम स्फीयरिकल होता है। ठीक है, इस एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड मास होता है। क्या होता है? सेंटर में सेंट्रल पोर्शन होता है, पॉजिटिवली चार्ज है और ये हार्ड मास है, और इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये सब हमें कैसे पता चला ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज के डेट में हमें क्या पता है। ठीक है, तो एटम है स्फेरिकल, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड, बहुत ही हार्ड मास है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, अब एटम के बारे में हम जानते हैं। हमने क्या पढ़ा है? एटम क्या है? हमने पढ़ा है कि एटम इनडिविजिबल है। फिर हमने पढ़ा है कि ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है ना। यह हमने चैप्टर 1-2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एटम इनडिविजिबल है। ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है ये। और ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूं। सपोज ये है पोटेशियम। पोटेशियम एक एलिमेंट है ना, पोटेशियम एक मेटल है। तो अब ये जो पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है ये छोटे छोटे एटम्स से बना होता है। इसमें छोटे छोटे एटम्स रहते हैं, पूरे में अरेंज रहते हैं। इसका मेन जो क्या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम है,
और ये काहे के एटम है? ये सारे एटम पोटेशियम के एटम हैं। ठीक है, तो पोटेशियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे पोटेशियम के एटम्स हैं और हर एक एटम जो है इस पूरे पोटेशियम की क्या बता सकता है कि प्रॉपर्टी बता सकता है। किसी भी एक एटम को अगर आप टेस्ट करोगे ना तो आपको पोटेशियम की प्रॉपर्टी शो करेगा और एक भी अगर हमें एटम मिल जाए तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, कि ये पोटेशियम है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि एटम स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी स्मॉलेस्ट ऐसी एंटिटी है जो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो यहाँ बात समझ में आई कि अगर पोटेशियम है तो वो पोटेशियम के बहुत सारे एटम से बना है और हर एटम के पास ये कैपेसिटी है, ये प्रॉपर्टी है कि वो पोटेशियम की क्या कर सकता है, पोटेशियम की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमें एटम के बारे में ये मालूम चल गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे 1900 में ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी। 1900 के ही में ही 1900 के शुरू में ही डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इसके बाद हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? सब एटॉमिक यानी जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है, इनसाइड द एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन, हमेशा ध्यान रखिए, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इज 0, तो दिस इज न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसीलिए मैंने लिखा है 0 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है। प्रोटॉन डिस्कवर किया है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 लोगों के नाम यहां पे आते हैं, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। आपकी बुक में जो भी है नाम लिखा है वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, क्योंकि सबसे पहले गोल्डस्टीन ने ही बताया था, कैनल रेज नाम दिया था उन्होंने, और उन्होंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की रेज होती हैं जो एटम में प्रेजेंट होती हैं। तो उन्होंने बहुत हल्का सा बताया था शुरू में, बाद में इसको प्रॉपरली कंफर्म किया रदरफोर्ड ने, इसलिए अब हम लिखते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, आज के डेट में हम लिखते हैं कि ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है, हालांकि आप गोल्डस्टीन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने, CHADWICK, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक साइंटिस्ट ने। और इलेक्ट्रॉन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था JJ थॉमसन ने। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था JJ थॉमसन ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनका कोई और भी नाम है क्या, तो हाँ, प्रोटॉन को कैनल रेस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए,
प्रोटॉन को क्या कहते हैं? कैनल रेस भी कहते हैं। ये नाम गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। न्यूट्रॉन का ऐसा कोई नाम नहीं है दूसरा। इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी वहीं हुई थी, कैथोड ट्यूब से इसकी डिस्कवरी हुई थी। कैथोड ट्यूब्स में ये इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको कैथोड रेस भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। मैं यहां बताती हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं? एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, इसी के अंदर रहते हैं, इसी में रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं कुछ ऑर्बिट्स में, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानिए आप कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, ठीक है। इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, जो रदरफोर्ड ने दिया था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तक क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सब्सटेंस के एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी टोटल, इसका मतलब ये है कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जब हम ये कहते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए एटम एज अ होल हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है, ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा नेट चार्ज, और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है ना, यही मैंने बताया ना कि न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं। जब ऐसा है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, तो एटम एज अ होल हमेशा न्यूट्रल रहता है, एटम पर कभी कोई चार्ज नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर दिस मच? चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस के बारे में, कि चार्ज इस पे कितना होता है, इसका मास कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0 कूलम, ये हमने पहले ही बात करी ना कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये है 0 कूलम। अब कूलम क्या है, यहां पे लिख देती हूं मैं। कूलम क्या है? एसआई यूनिट है। कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये भी लर्न करना है अपने को कि कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन पे 0 कूलम चार्ज है। प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको C से डिनोट करते हैं, -19 कूलम, और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले भी बताया, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन पर भी सेम चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहता है, लेकिन क्या फर्क है भाई? फर्क क्या है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके ऊपर है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है।
तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, बस इसका साइन अलग है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तभी तो हम कह रहे हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है बराबर रहते हैं और ये न्यूट्रल रहता है एटम। ठीक है, तो ये इसका चार्ज है। अब बात करते हैं इसकी मास की। मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम मास होता है और इन दोनों का मास होता है 1 AMU, या हम जानते हैं कि इसी को यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, 1 AMU विच इज इक्वल टू U, यूनिफाइड मास। अब 1 AMU केजी में कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना? 1 AMU को केजी में आप कैसे लिखेंगे? तो केजी में हम लिखेंगे 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। कितना कम है ये, देखो आप, -27 यानी यहां पर उतने ही जीरो आपको लगाने हैं। तो इनका मास कितना ज्यादा कम है ना? कितना कम है मास? तो दोनों का ही मास है 1 यूनिफाइड मास विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 kg। क्लियर है ये? ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो और भी कम है, बहुत ही कम है, इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मास बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही कम है। कितना कम है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत बहुत ज्यादा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी बहुत कम है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, यानी इसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कितना है मास? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। अब ये -27 और ये -31, तो आप सोचो कितना कम है। तो हमेशा ध्यान रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, MN यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास। तो अब हमें न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है, इनकी पोजीशन पता है कि एटम में कहां रहते हैं, किसने डिस्कवर किया, ये सब हम जानते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था थॉमसन ने, इसे हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि एक एटम जो है वो बिल्कुल क्रिसमस की पुडिंग या एक वाटरमेलन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इट्स नेम इज ऑल्सो प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्यों कहा कि ये वाटरमेलन जैसा है? जैसा कि ये पिक्चर आपको दिख रही है, जैसे कि वाटरमेलन जो है रेड कलर का है ये, और इसमें छोटी छोटी सीड्स है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही एक स्फीयर होता है एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? एक स्फीयर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जगह जगह स्कैटर्ड रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये वाला स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। ये पूरा स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उन्होंने कहा कि एटम एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इस स्फीयर में बीच बीच में जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड है। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है सर्कल, ये ब्लू है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जगह जगह नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड रहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे कि वाटरमेलन में, वाटरमेलन का जो ये रेड पार्ट है इसमें छोटे छोटे सीड्स जगह जगह स्कैटर्ड रहते हैं,
बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसीलिए उन्होंने नाम दिया इसको प्लम पुडिंग मॉडल, और उन्होंने इसको क्रिसमस पुडिंग से भी जो है वो कंपेयर किया, ठीक है। तो थॉमसन ने ओवरऑल उन्होंने एक और बात कही जो बिल्कुल सही निकली। उन्होंने कहा कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एटम एज अ होल न्यूट्रल रहता है। ये बात तो सही है, ये बात तो हम जानते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह स्कैटर्ड है। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए एटम एज अ होल इट इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज ऑन इट, ठीक है। लेकिन और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो गया, और इसीलिए ये मॉडल जो है टोटली फेल हो गया। इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ बातें सही थी, लेकिन फ्यूचर में इसके बाद जो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास देखे, ऑब्जर्व किए, जो इस मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, इसलिए ये मॉडल जो है फेल हो गया। इसके बाद आया सेकंड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि बहुत ही फेमस मॉडल है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या करा? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो, एक्सक्यूज मी, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। क्या लिया? गोल्ड की फॉइल, यानी गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक डिस्क लिया। गोल्ड की एक बहुत ही थिन इन्होंने फॉइल ली, ठीक है। अब भाई थिन क्यों ली और गोल्ड की ही क्यों ली, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ही थिन शीट्स में, एकदम थिन से थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही थिन सी फॉइल ले ली गोल्ड की। तो थिन क्यों ली? थिन इसलिए ली ताकि हम एटम के स्ट्रक्चर को, ये जो रदरफोर्ड हैं, एटम के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी कर पाए, क्योंकि थिन फॉइल में हम ये मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि एटम जो है वो, नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फिगर, एटम जो है वो इस तरह से अरेंज्ड है पूरे में, और तभी हम इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रॉपरली कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही थिन गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इस तरह से इसका सेटअप किया। इसके आसपास इन्होंने ये स्क्रीन लगाया, ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्या है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों है? ये बेसिकली एक डिटेक्टिंग स्क्रीन है। डिटेक्टिंग स्क्रीन इसलिए है जैसे ही उस पर कोई चीज टकराएगी, कोई भी रेस टकराएंगे या पार्टिकल्स टकराएंगे, तो वहां पर एक स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि हमको आंखों से दिखाई तो नहीं देगा, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ये बहुत ही छोटे हैं, तो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो जब ये स्क्रीन पर टकराएंगे तो एक पैच बन जाएगा, ठीक है। तो उस पैच से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टकराया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक एमिटर लिया। इस एमिटर के थ्रू इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, या अल्फा पार्टिकल्स को डाला किस पे? गोल्ड फॉइल पे। तो इन्होंने क्या करा, मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया, इसके ऊपर डाला, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये एमिटर है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल पर टकरा रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा, टकराने के बाद ये जो एरो दिख रही है रेड वाली, ये जगह जगह जो पार्टिकल्स हैं वो जगह जगह स्कैटर हुए हैं, ठीक है। और जहां जहां वो डिफ्लेक्ट हुए हैं वहां पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे धब्बे बन गए हैं, वहां पे धब्बे बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल टकराया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। पहली चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है
वो आराम से गोल्ड फॉइल को पास करके, उसे क्रॉस करके आगे निकल गए। ठीक है, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि पूरा सब कुछ खाली है, वहां पे कुछ है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए बिना किसी दिक्कत के, बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक, फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ये जो आप एरोज देख रहे हैं ये वही शो किया गया है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कुछ एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर गए और स्क्रीन पर जाके टकरा गए। तो वहां पर हमें एक स्पॉट मिल गया। उस स्पॉट से उन्होंने समझ में आया, उन्हें अंदाजा लगाया कि यहाँ पर पार्टिकल्स आए हैं, वहां टकराए हैं। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था, उन्होंने देखा कि हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टकरा के गोल्ड फॉइल से सीधे वापस आ रहा है। सीधे क्या हो रहा है, तुरंत वापस आ रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इट बाउंसेस बैक। तो उन्होंने देखा कि हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टकरा के तेजी से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, अब बाउंस बैक करने के बाद ये सारे ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने देख लिए। अब इस बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल रखा और मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स बताए। क्या बताए, पोस्टुलेट्स। ये देखो, ये हमने गोल्ड फॉइल ली है, बहुत थिन गोल्ड फॉइल, ये वही दिखा रहे हैं हम। इस गोल्ड फॉइल में हम मान लेंगे कि गोल्ड के एटम्स जो हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स डाले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, है ना, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल के चले गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ऐसा कहा, और इससे हमें भी यही समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जगह एटम में खाली, वहां कुछ है ही नहीं, राइट। अगर कुछ होता तो ये डिफ्लेक्ट होते, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने कहा कि भाई एटम में जो मैक्सिमम जगह है वो खाली है, एकदम खाली स्पेस है। ठीक है, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, कि कुछ पार्टिकल्स कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट क्यों हुए, यानी बेसिकली रिपेल हुए। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि सेंटर में, उन्होंने कहा कि एटम का मैक्सिमम जो जगह है वो तो खाली है, लेकिन सेंटर में एक छोटा सा बहुत ही हार्ड सा सेंट्रल पार्ट है। इसी पार्ट का उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही हार्ड पार्ट है, और कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों कहा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रेज इससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई, यानी रिपेल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है वहां पे। इसलिए इन्होंने ये फाइनल पोस्टुलेट दिया कि सेंटर में बहुत छोटा सा एक पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इससे टकरा के अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होके हमें वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे उसका पैच दिखाई दिया। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा क्योंकि मैक्सिमम जो रेज हैं वो पास हो गई आराम से, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, इसका साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है, फिर ये बहुत ही हार्ड पार्ट है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उन्होंने देखा ना 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल टकराया और बहुत तेजी से बाउंस बैक हुआ, यानी ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है, एक बहुत ही हार्ड चीज है। ठीक है, अगर हम वॉल पे एक बॉल मारते हैं जोर से, क्या होता है, बॉल टकरा के सीधे वापस आती है ना, कितनी तेजी से वापस आती है। बिल्कुल वैसे ही ये रेज आई। तो वॉल क्या है, वॉल कंक्रीट की बनी है, बहुत ही हार्ड है, तो उस पर हम बॉल मारेंगे तो वो बिल्कुल उतनी ही, जितने फोर्स से मारेंगे लगभग उतने ही फोर्स से वो वापस आएगी, है ना, उतने ही वो फोर्स से वापस बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल समझ लीजिए आप, ऐसा ही कुछ हुआ। अगर इस बॉल को आप किसी सॉफ्ट क्लॉथ पे मार देते हैं, पिलो पे मार देते हैं, आप बेड पे डाल के देखिए, वो कभी उतने फोर्स से वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो हार्ड नहीं है पिलो, है ना, जो मैट्रेस है वो हार्ड नहीं है, लेकिन वॉल बहुत ही हार्ड है। तो इसी से उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत हार्ड है। ठीक है, तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने पूरा प्रॉपर बताया कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, ज्यादातर स्पेस खाली है,
न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्लियर? अप टिल नाउ समझ में आया? अब कमाल की बात यह है कि इतने अच्छे से सब एक्सप्लेन करने के बाद भी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ड्रॉबैक, रदरफोर्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि कोई भी पार्टिकल, खासकर से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेशन में चला जाता है, एक्सेलरेशन करता है, ठीक है। जब वो एक्सेलरेट करता है तो फिर वो एनर्जी लूज कर देता है, एनर्जी रेडिएट करता है रेडिएशंस के फॉर्म में। और अगर ये सही है तो इस हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के आसपास, उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, और इस हिसाब से एटम को बहुत ही अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द केस। हमने पढ़ा है कि एटम काफी स्टेबल होता है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ, और इसलिए ये वाला जो मॉडल है ये भी फेल हो गया, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सही सही बातें कही, लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की बात कही, इसको ये प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाए। दूसरी बात ये भी है, एक और इसका ड्रॉबैक है कि इन्होंने सिर्फ किसकी बात कही, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रोटॉन की बात करी। उन्होंने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उन्होंने न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस वजह से वो एटम का एटॉमिक मास एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। एटम का एटॉमिक मास क्या है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रॉन का कोई जिक्र ही नहीं करा। ये भी एक ड्रॉबैक साबित हुआ, एंड देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल आल्सो ऑलमोस्ट इट आल्सो फेल्ड, ठीक है। इसके बाद आया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और फेमस मॉडल ऑफ बोहर, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोहर एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था, जो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये जो एक ड्रॉबैक था, इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। कैसे किया? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ही रिवॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि कुछ स्पेसिफाइड शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ही रिवॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड शेल में करते हैं, ठीक है। और उस शेल को इन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट के पास अपनी एनर्जी होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं जब तक ये इस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करेंगे हमेशा स्पेसिफाइड शेल्स में, हमेशा इसी स्पेसिफाइड शेल में सर्कुलेट करेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि ये कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, यानी के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन।
इन्होंने कहा कि ऑर्बिट 1 को बोलेंगे K, ऑर्बिट 2 को बोलेंगे L, ऑर्बिट 3 को हम कहेंगे M, ऑर्बिट 4 को कहेंगे N एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ सारी प्रॉब्लम बोहर ने सॉल्व कर दी। जो रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम थी, जो ड्रॉबैक था, उसे इन्होंने सॉल्व कर दिया, ये कह के कि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं, में रिवॉल्व करते हैं, ये ऑर्बिट स्टेशनरी है, इनकी अपनी एनर्जी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और इन ऑर्बिट्स को उन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया एज K, L, M, N एंड सो ऑन। क्लियर दिस मॉडल? ये देखिए, ये है वो फाइनल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल है, पहली ऑर्बिट है, उसको बोलेंगे K, जिसको N इज इक्वल टू 1 भी कहते हैं। ठीक है, N यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो N इज इक्वल टू 1 पहली ऑर्बिट K शेल, N इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट L शेल, N इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट M, फोर्थ ऑर्बिट N एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कैसे ऑर्बिट्स जो हैं, कैसे जो शेल है उनको नाम दिया गया है K, L, M, N एंड सो ऑन। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, है ना। हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल स्पीशीज डिस्कवर की एटम के न्यूक्लियस में। इन्होंने देखा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो रहता है, साथ में एक और न्यूट्रल पार्टिकल रहता है, एक और न्यूट्रल स्पीशी रहती है जिसका नाम इन्होंने दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट के एटम्स के पास न्यूट्रॉन होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो एटम, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि पहले उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो 1 AMU है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है। कितना है? 1 AMU, यानी 1 यूनिफाइड मास विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। दूसरी बात इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 यूनिफाइड मास है, यानी 1 AMU। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर रहता है, 1 यूनिफाइड मास विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो बराबर है। फिर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि एटम का जो मास है, यानी कि जो एटॉमिक मास है, वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने कहा न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम होता है एटॉमिक मास, एटम का मास। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास ही, एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता इसके पास। इन्होंने ये भी बताया कि न्यूट्रॉन का पास 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि चार्ज नहीं है तो फिर ये न्यूट्रल कहलाएगा, है ना। एटॉमिक मास जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल लिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इसको इन्होंने कैलकुलेट कर लिया और टोटल मास कार्बन का आया 12 यूनिफाइड मास। कितना आया? 12 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही, इतने पार्ट को आप रिवाइज करिए, गो थ्रू करिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है
then post your doubt in the comment box and I will get back to you. बाकी के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. Until then, take care. Goodbye.